हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू गेट करने का प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे किसी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। उसमें हमने पढ़े थे 2x2 मैट्रिक्स के और 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, यानी उसी डिटर्मिनेंट वैल्यू को एक्सपेंड करना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। अब उनकी वैल्यू हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से गेट करेंगे। दैट मीन्स आज की हेडिंग हमारी है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की क्या होती है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged if rows and column are interchanged। सेंस ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के या किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, आपस में क्या कर दे? इंटरचेंज कर दे, फिर भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल में हमने एक लिया, एक जनरल वे में मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, क्या? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। दैट मीन्स अगर हम इसके रो एंड का सारे रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दे, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर हम इंटरचेंज कर दे, तो जो वैल्यू इसकी आई थी वही वैल्यू इसकी आएगी, यानी वैल्यू चेंज नहीं होती। दैट मीन्स अगर कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू 63 आ रही यहां पर और उनके रो और कॉलम इंटरचेंज कर दे, तब भी वो 63 आएगी। वेरीफाई करना हो तो ऐसे ओरल देख के आप वेरीफाई कर सकते, क्योंकि हम एक्सपेंशन रो या कॉलम के लॉन्ग कर सकते। अगर इसमें R1 के लॉन्ग करें और इसमें C1 के लॉन्ग करें, सेम तो आ रही है, दिख रहा है सामने। तो दैट मीन्स फिर से देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी चेंज नहीं होती। कब? जब इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर रो और कॉलम क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तब अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म में समझे इस प्रॉपर्टी को, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें किसी मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट खुद की वैल्यू निकाल ले, तो ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुई? डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। यानी अगर रो कॉलम चेंज कर दे तो यानी वो क्या मिलता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और उसका हम डिटर्मिनेंट निकाले, वही आएगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होता है। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है, सेकेंड वन, कि इफ टू रोज, यदि दो रो, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है हमें कि इफ टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, then sign of value of determinant are changed। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसे हम इंटरचेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दैट मीन्स
कि अगर दो रो आपस में इंटरचेंज हो जाए, जैसे R1 R2 से इंटरचेंज हो जाए या R2 R3 से इंटरचेंज हो जाए, रो का रो से इंटरचेंजेस हो या कॉलम का कॉलम से इंटरचेंजेस हो, तो क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है उसकी साइन बदल जाती है। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल, एक डिटर्मिनेंट लिया हमने 3 2 7 -1 5 0 2 1 1, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू डेल्टा आ रही है। अगर हम इसके टू रो, दैट मीन्स R1 और R2 इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 की जगह R2 या R2 की जगह R1 कर रहे हैं, दैट मीन्स -1 5 0 3 2 7 2 1 1, तो जो इसकी वैल्यू आई थी उतनी वैल्यू तो उतनी ही आएगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में आया है तो ये निगेटिव में आएगा, अगर ये निगेटिव में आया था तो ये पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हो गई प्रॉपर्टी? या हम इसी में कॉलम को हम कर देते, कॉलम इंटरचेंज कर देते, तब भी वही होता कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की क्या होती है, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एनी डाउट? नाउ कम ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या रखा कि पूरा रो और पूरा कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, रो से इंटरचेंज हो या कॉलम से इंटरचेंज हो, तब ये होता है। तब क्या होता है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू आर चेंज, डिटर्मिनेंट वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट की कि इफ टू रोज और कॉलम, जो प्रॉपर्टी रो फॉलो करेगी वो कॉलम भी, टू रोज और कॉलम आर identical, that means same, then value of determinant is zero. That means किसी डिटर्मिनेंट में दो रो, एग्जाम्पल में देखिए, दो रो अगर सेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 -3 8 1 2 3 5 -3 8, दैट मीन्स हियर R1 और क्या है R2 दोनों बराबर है, R1 और R3 बराबर है, R1 और R3, देखो R1 और R3 बराबर है। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्लियर है, कितनी आएगी इसकी, 0 आएगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बिना एक्सपेंड किए आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 कब आती है, 0 की प्रॉपर्टी जब दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए, या तो कॉलम दो सेम आए या रो सेम आए, तब क्या होती है, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले थर्ड प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट कर रही, 0 कब होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो एक और प्रॉपर्टी होती है 0 होने की, जब किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एग्जाम्पल में अगर हम समझे, कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट हमने 0 0 कर दिए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। या किसी एक रो के सारे एलिमेंट अगर 0 0 हो, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी एक रो, किसी भी रो में या कॉलम में, ईच एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस प्रकार एक्सप्रेस किया गया कि एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में है, देन डिटर्मिनेंट कैन बी
expressed as sum of two determinant. फॉर एग्जाम्पल यहां एक डिटर्मिनेंट है, इसमें जो दूसरे रो है, सेकेंड रो को देखिए, सेकेंड रो में ईच एलिमेंट में क्या है, दो टर्म का सम है। किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में, किसी भी एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट में दो टर्म का सम है तो डिटर्मिनेंट भी उतने ही सम में डिडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी पहला वाला इस टर्म का पहला एलिमेंट ही लिखेंगे और प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा। यानी इस डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से समझिए इसे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अगर टर्म्स अगर ईच एलिमेंट्स किसी रो के दो टर्म्स में है तो डिटर्मिनेंट भी दो टर्म में बढ़ जाएंगे। अगर ईच एलिमेंट 3 टर्म में है तो डिटर्मिनेंट भी 3 टर्म में बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहां कुछ और होता 1 1 1 तो एक और डिटर्मिनेंट ऐड हो जाता, ए बी सी ऊपर एक्स वाई जेड नीचे, और इसमें हो जाएगा 1 1 1। क्लियर है? इफ ऑल द एलिमेंट्स of any row or column are multiplied by any constant k, किसी भी, अगर कह रहा है इफ ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में किसी कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू में भी उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट gets multiplied by फिर से समझिए इसे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी किसी रो में ये सारे एलिमेंट में अगर हम किसी कांस्टेंट का इनटू कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल में एक हमने डिटर्मिनेंट लिया है डेल्टा, इसकी वैल्यू है डेल्टा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इनकी है। अगर हम सेकेंड रो में के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड रो में और रख रहे हैं सेकेंड रो में, देन वैल्यू क्या हुई, ए बी सी के एक्स के वाई के जेड पी क्यू आर ये आया, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी के इंटू डेल्टा। ये जितनी आई होगी उसमें के इंटू डेल्टा आ जाएगी। किसी एक रो में, किसी भी रो में अगर हम किसी कांस्टेंट का इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर वन? नाउ लास्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसका बहुत यूज होता है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वैसे जनरली में तो हर प्रॉपर्टी का यूज है, बट सिक्स्थ प्रॉपर्टी का हम रेगुलर वर्जन में यूज करते हैं, हर एक स्टेप में आ जाता है यूज इनडायरेक्टली। देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। फिर से कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, लेकिन कब, by adding to the elements of any row multiple of the elements of any other row। कह रहा है कि दो रो को ऐड करने में, एग्जांपल मैं देता हूं, इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करने में डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल
R1 में R2 ऐड कर रहे हो, या R2 में R3 ऐड कर रहे हो, या R2 में 5R2 R3 ऐड करो, या 2R2 में ऐड हो रहा है 5R3, प्लस करो या माइनस करो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम फॉलो करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 रो या 2 कॉलम या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम 2 रो या कॉलम ऐड कर रहे हैं, या 3 रो या 3 कॉलम ऐड कर रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम फॉलो करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये इस प्रॉपर्टी में है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, यानी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के यूज करके ही इसे हमें प्रूव करना, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना। अभी हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उन्हीं 6 प्रॉपर्टी का यूज करके, 6 में से कोई एक भी यूज हो सकती है, 2 यूज हो सकती है, 6 के 6 यूज हो जाए, उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रूव करना है कि 0 आएगी। एक्सपेंड करके नहीं निकालना, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो चलिए चेक करते हैं इसे कि डिटरमिनेंट क्या दिया है, x प्लस a, y b, y प्लस b, z प्लस c। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अब 0 कब होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू? 0 होने के लिए क्या है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, 0 होती है। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, अगर हम कहते C1 और C2 हम ऐड कर ले और पुट कर दे कहां, C1 में, तो क्या होगा, C1 और C2 ऐड करें तो x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, ये a, ये b, ये c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, तो ये मिलेगा मुझे डिटरमिनेंट। ये हमने छठी प्रॉपर्टी यूज की। छठी प्रॉपर्टी क्या है, 2 रो या 2 कॉलम को ऐड किया जाए तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जितना ये है उतना ही ये है। अब इस डिटरमिनेंट को आप बड़े ध्यान से देखिए तो इसमें देखा जाए, बिकॉज C1 इक्वल टू C3 है, सो ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप लेके चल रहे हो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। प्रूफ हो गया, क्लियर है। सिमिलरली अगर इसको देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन को अगर ध्यान दे तो यहां भी एज इट इज है, 0 ही लाना है। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर हम क्या करें, C2 में C3 ऐड करें और C2 में पुट कर दें तो क्या गेट करेंगे हम, यहां पर 1 1 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम ये कर रहे हैं, और C2 और C3 ऐड करके C2 में रख रहे हैं और ब्रैकेट खोल भी दीजिए, तो BC AB AC आएगा, CA प्लस BC प्लस AB आएगा, AB प्लस AC या CA प्लस BC आएगा, यहां पर A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, ये वैल्यू आई। तो देखा जाए अगर C2 ये C2 में AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ जा रहा, बाहर आ जा रहा है, AB प्लस BC प्लस CA तीनों एलिमेंट में कॉमन है, किसी एक रो या एक कॉलम में सेम एलिमेंट अगर कॉमन है तो उसे बाहर ले सकते हैं। तो ये 1 1 1 यहां कॉमन लिया तो ये भी आया 1 1 1, A B प्लस C और B C प्लस A, C A प्लस B, ये वैल्यू। तो अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां फिर देखो C1 और C2 बराबर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 इंटू दिस ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 इज इक्वल टू 0। रीजन आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, बिकॉज C1 इक्वल टू C2 है।
तो यानी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकाल सकते, जीरो आएगी या नहीं आएगी। एक्सपेंड करके भी कर सकते, लेकिन मना किया गया भाई विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आएगी, बट ये प्रूव करना है मुझे बिना एक्सपेंड किए, विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है। डायरेक्ट एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे ये प्रूव करना है। तो जैसे ही हम क्या लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमने नोट किया ये क्या है, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, ये है जनरल वैल्यू। ये हमें प्रूव करना है। इसने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन का यानी बिना एक्सपेंशन का यूज किया, डायरेक्ट एक्सपेंशन का यूज किया। लेकिन ये भी कहा गया कि भाई कम से कम एक प्रॉपर्टी आप लगाने के बाद एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। एक या दो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट मतलब बिना प्रॉपर्टी के आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं कर सकते। मिनिमम एक प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब भाई हमें प्रॉपर्टी तो यूज करनी है, तो ऐसी यूज करें कि जिससे हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाए, कुछ काम का हो, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यानी हमारा एम क्या होगा, कम से कम दो टर्म को जीरो कर लें। दो टर्म को जीरो कर लेंगे तो उसी के लॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, ये दोनों टर्म को वैल्यू जीरो ला दी, तो इसे C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब कैसे जाने किन दो टर्म को जीरो करना है, वो इस तरह की प्रूविंग में यहीं पे समझ में आ जाता है मुझे करना क्या है। सबसे पहला फैक्टर मुझे क्या चाहिए, अगर आंसर फैक्टर में है a माइनस बी। मैं एक ट्रिक समझा रहा हूं, आपका रूल तो कुछ और है, ट्रिक मैं बता रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करना बहुत इजी हो जाता है कि आप क्या देखिए, प्रूव क्या करना उसे देखिए। अगर फैक्टर में है प्रूविंग, प्रूविंग कैसी है, फैक्टर में है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, a माइनस बी। क्या है, a माइनस बी। तो सबसे पहले मुझे यही फैक्टर चाहिए। तो a माइनस बी कैसे गेन करेंगे हम, a माइनस बी कहां से दिख रहा है, कहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम इस वाले को और इस वाले से सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस बी मिल जाएगा। ये वाला इन दोनों की बात कर रहा है, तो यानी ये R1 में आता है और ये R2 में आता है। देखा इसको, लेकिन करेंगे सब में। यानी हमें पहला स्टेप पता चल गया हमें करना क्या है। हम क्या करेंगे, R1 में माइनस कर देंगे R2 और R1 में पुट कर देंगे। इसके नजर से अगर सोचे, अगर जीरो के नजरिए से सोचते, तो अगर देखे तो इधर से देखे तो 1 में से 1 गया, जीरो होता है, काम वही करना पड़ता है। यानी नजरिया कोई भी हो, काम वही करना पड़ेगा। कभी कभी जीरो नहीं दिखता डायरेक्ट, तो हम फैक्टर के हिसाब से समझ लेते हैं, तो वो काम इजी हो जाता है। तो चले R1 में R2 माइनस किया और रख दिया किसमें, R1 में। तो पहला स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो देन अगले स्टेप में अगर हम ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है कि इस वाले कॉलम में अगर देखें, इस वाले रो में देखें, पहले वाले रो में R1 में, तो a माइनस बी कॉमन है, क्योंकि यहां पे फैक्टर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी है। तो फर्स्ट रो में से a माइनस बी बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, 0 1 a प्लस बी, और यहां 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। अब सेकेंड फैक्टर देखे तो मुझे क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए, तो यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, या 0 चाहिए तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। देखा क्या कि भाई हम R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R3 को और रख रहे हैं R2 में ही। a माइनस बी 0 0 1 a प्लस बी माइनस सी, और यहां हो गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो देखा जाए अब अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में
हम इजी वे में इसमें अब दूसरे वाले रो में देखो तो यहां b माइनस सी कॉमन हो जा रहा है, a माइनस b माइनस सी कॉमन हो गया, जो बचा क्या 0 1 a प्लस b 0 1 b प्लस सी और 1 सी स्क्वायर, दो टर्म 0 हो गए। अब हम आसानी से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर एक्सपेंड करना चाहें तो हम इजी वे में इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर इस बेसिस पे जाए तो अगले में क्या हुआ आपका a माइनस b माइनस सी ऑलरेडी है। अब यहां पे हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। ये तो था ही इनटू में, C1 में ये 0 है तो 0 में कुछ भी इंटू करे 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 0 में कुछ भी इंटू करे 0 हो जाएगा, लास्ट बचा 1 देखिए तो क्या हुआ, ये ढका डिटर्मिनेंट में बचा 1 a प्लस b 1 b प्लस सी। सॉल्व किया a माइनस b माइनस सी b प्लस सी माइनस a माइनस b से b कैंसिल आया a माइनस b माइनस सी और c माइनस a, हेंस प्रूव राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। दैट मीन्स हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं किया है, हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। देखो 6th प्रॉपर्टी यहां भी यूज किया, 6th प्रॉपर्टी यहां भी यूज किया, 2 बार हमने 6th प्रॉपर्टी यूज किया। मिनिमम 1 या 2 बार प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम 1 बार तो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। और यूज करते समय ये ध्यान दे कि जितने ज्यादा टर्म आप 0 बना लेंगे कैलकुलेशन उतना कम होगा। क्लियर? ओके।